नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार, योर हिंदी टीचर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएसटी। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास 10th के लाइए वीडियो, तो आज हम क्लास 10th के हिंदी चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी को हम लोग क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। क्लास कौन सा है? क्लास 10th का। क्लास 10th का हम लोग क्या करेंगे कि शुरू से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का संपूर्ण हिंदी। एकदम संपूर्ण हिंदी कहने का मतलब है कि पूरी तरह से ख़त्म करेंगे हिंदी, चाहे जितना मेहनत करना पड़ जाए। सपोर्ट मिले या ना मिले आप लोगों को, हम जानते हैं कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हो जाए हम पूरी हिंदी क्या करेंगे, क्लास 10th को है जो लाएंगे। अभी जो क्लास 10th का जो संपूर्ण हिंदी है, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ग्रामर यानी व्याकरण भी खत्म हो, व्याकरण भी, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे कि संपूर्ण हिंदी के साथ साथ क्या हो कि व्याकरण खत्म हो। अगर वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो हम और जुनून से जो वीडियो लाएंगे, और एक चैप्टर 10th का खत्म होगा तो एक चैप्टर क्या करेंगे 12th का भी खत्म करेंगे, यानी दोनों को लेके चलेंगे हिंदी को। और अगर आप कहिएगा तो बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, राजनीतिक भी स्टार्ट कर देंगे, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। आप जो कहिएगा उसको हम पढ़ा देंगे। लेकिन आज हम लोग फिलहाल पहले कोई चीज़ चलते हैं, क्लास 10th का जो हिंदी चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमारे अगर अच्छा लगता है वीडियो तो हमारे चैनल है आरक्षण एनएसडी, उसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तरफ फैलाइए, क्योंकि अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10th का है जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर जो है स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जानते हैं कि क्लास 10th में हम लोग हिंदी में पढ़ना क्या क्या। सबसे पहले देखिए, क्लास 10th का हिंदी जो है, ये हिंदी चैप्टर के हिंदी किताब का नाम है गोधूली, ठीक है। जो क्लास 10th का जो किताब है, क्लास 10th का किताब को हम लोग हिंदी किताब को कुछ कहते हैं, गोधूली कहते हैं, ठीक है। अब गोधूली भी तो दो तरह के, गोधूली भी कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। गोधूली भी दो है। पहला क्या है बाबू, एक भाग एक है और एक भाग क्या है, दो है। हम लोग को गोधूली दो चलते हैं, भाग एक और भाग दो। तो क्लास 10th में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th में जो भाग दो चलता है और ये जो भाग एक है, ये क्लास 9th के लिए है, ठीक है। क्लास 9th के लिए भाग एक चलता है और क्लास 10th के लिए भाग दो चलता है। अब हम लोग देखते हैं, तो जो भाग दो पढ़ने वाले हैं गोधूली का कौन सा भाग पढ़ने वाले हैं, भाग दो पढ़ने वाले। अभी सबको कुछ ध्यान नहीं देना, इस सब जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि गोधूली का जो भाग दो है उसमें हम लोगों को टोटल है जो 24 चैप्टर पढ़ना है। कितने चैप्टर, 24 चैप्टर है जो पढ़ना है। सोचो बाबू कि अगर एक चैप्टर पर हम लोग 2 से 3 वीडियो भी देते हैं, हाँ 2-3 वीडियो लग जाएगा, क्योंकि एक में हो जाएगा पूरा कवि परिचय, एक में हम लोग पूरा संपूर्ण अर्थ देखेंगे और तीसरा में कुछ करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो यानी एक चैप्टर के 3 वीडियो लगभग लगेगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना होगा, मात्र आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। तो हम लोग है जो 24 चैप्टर पढ़ने वाले हिंदी में, जिसमें है जो दो भागों में, हिंदी जो चैप्टर के जो 24 चैप्टर है उसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। एक तो है बाबू 12 चैप्टर है जो काव्य खंड का है, किसका है, काव्य का है, यानी काव्य मतलब कविता का है। और 12 जो है, 12 चैप्टर जो है, 12 चैप्टर कौन सी की है, तो गद्य है। गद्य कहने का मतलब है जो कहानी, ठीक है। यानी 12 चैप्टर है जो क्या है, कहानी है, और 12 चैप्टर क्या है, कविता है। तो हम लोग कहानी से स्टार्ट किए हैं, फिर कविता पढ़ लेंगे। अगर कहेगा तो एक वीडियो है जो कविता को खत्म करेंगे, एक वीडियो है जो कहानी का खत्म, नहीं उससे दिक्कत हो जाएगा। लगातार है जो कुछ करेंगे, कहानी का हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत। तो यानी कह सकते हैं, तो ऐसे करके गोधूली को क्या किया, दो भाग यानी दो भागों में बांटा गया, जिसमें भाग 2 पढ़ने वाला है, भाग 2 किसके लिए, क्लास 10th के लिए। तो समझ गया होगा, टोटल 24 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें 12 गो है कोची काव्य खंड और 12 गो है कहानी। तो हम लोग आज कहानी को क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, जिसमें पहला चैप्टर है आपका कुछ है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है। देखो जितना भी हो सके हम एक चीज़ को, एक अगर किताब में क्या भी लिखा उसको भी बताएंगे कि क्या काहे लिखा, क्यों लिखा, किस लिए लिखा, इसका अर्थ क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो हम शेयर जरूर कीजिए,
एक बार सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम एक दो चैनल में भी अधिक किए थे, मतलब अप्लाई किए थे टीचर के लिए, तो वो सिलेक्ट किया, लेकिन हम नहीं गए कि नहीं, हम सोचे कि अपना ही चैनल को ग्रो करते हैं। अपना चैनल तो अपना अपना होता है, कोई भी चीज़ के लिए अपना बनाना सीखो, क्योंकि अपना जब हो जाएगा तो तुमको किसी के नीचे का काम नहीं करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। मेहनत लगेगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग एक बार सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। इनका जो लेखक है वो कौन है? इनका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी हैं। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। तो ये बाबू हमेशा पूछा जाता है कि बताओ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। अब हम लोग ये जो है पूरा, ये हम एक काव्य परिचय, लेखक परिचय है। ठीक है, ये हम लोग कोई चीज देखने वाले हैं, ये लेखक परिचय है। ठीक है, अब लेखक परिचय में हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये है, अभी जिन मारा हुआ तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये गोधुली है भागदू। अगर किताब होगा तो खोल कर बैठ जाएगा आराम से, प्रेम से, और जहाँ जहाँ हम बोलेंगे वहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किताब है तो हाईलाइट करते जाइएगा, अगर किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, आराम से सुनते जाइएगा। मोबाइल को रोटेट करके, यानी सीधा ऐसे पलट कर रख दो और आराम से कुछ करते जाओ, देखते जाओ। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, जो जो जरूरत है उसको हम लिख दिए, मन होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन अभी रुक करके। ठीक है, वो ले लिया यार, बहुत जल्दी में रहता है, पढ़े के एक्साइटमेंट है ना। यानी कुछ कहा कि इनका जो जन्म होता है भीमराव अंबेडकर जी को 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में होता है। आगे कहते हैं कि महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में होता है। किस परिवार में बाबू? दलित परिवार। दलित परिवार किसको कहते हैं? वैसे परिवार जो छोटी जाति से आते हैं, निचले जाति से आते हैं, इनको कहा जाता था कि ये थे जो आपका एक होते ना डोम जाति, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? डोम जाति। हालांकि जाति किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये आते हैं डोम जाति। इसी को कहते हैं चुहाड़, कुछ कहते हैं चुहाड़ जाति कहते हैं, है ना। तो कौन सी जाति कहा जाता है? चुहाड़ जाति भी कहा जाता है, कोई दिक्कत? तो कहते हैं कि एक दलित परिवार में हुआ था। कहते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब ने अपने समय के सबसे सुपठित में से एक थे। यानी सोचो कि बाबा साहब अपने जमाने के सुपठित, यानी बहुत पढ़े लिखे माने जाते थे। कहा जाता था कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा कोई अभी तक पढ़ा लिखा नहीं था अपने ज़माने के। और कौन से परिवार में? दलित परिवार में, क्योंकि दलित परिवार उतना ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं था। कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए। और इन्होंने जो देखो दलित परिवार से होते हुए भी कुछ कहाँ चले गए थे पढ़ने? न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं कि फिर वहाँ से लंदन चले गए। लंदन जो हाँ इंग्लैंड होता है, यानी न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क में पढ़े। अगर जो मेन पॉइंट है हम लिख देते हैं। ठीक है, कहाँ चले गए आप? पहले तो ये न्यूयॉर्क में पढ़े। कहाँ पढ़े? न्यूयॉर्क लिख देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सही है, यानी न्यूयॉर्क में पढ़े। उसके बाद न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, अमेरिका। उसके बाद है जो इन्होंने वहाँ से पढ़ करके कहाँ चले गए? तो इन्होंने लंदन चले गए। ठीक है, लंदन चले गए। ये कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है, इंग्लैंड। ठीक है, यानी इंग्लैंड में, इंग्लैंड चले गए। हाँ ठीक, तो इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए बाबू? इंग्लैंड चले गए। कहते हैं कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वर्णन अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्रों में अनेक मौलिक संस्थापनाएं प्रस्तुत किए। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसा, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन व्याख्याता बनकर उभरे। यानी कहते हैं कि इनको इतिहास के लोग जो जानते हैं वो किस रूप में जानते हैं? तो विविधता के रूप में, अर्थशास्त्री यानी इनको अर्थशास्त्री के रूप में जानते थे, समाज शास्त्री के रूप में, समाज के लिए अच्छा काम करते थे, और कह सकते हैं
कि शिक्षाविद माने जाते थे, यानी शिक्षा के रूप में शिक्षा के लिए भी बहुत काम किए थे। और कहते हैं कि धर्म दर्शन के विख्याता रहे। कहते हैं स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किए, यानी बाबा साहब जो है, देखो भीमराव अम्बेडकर जी को लोग शॉर्ट में बाबा साहब भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब जो थे ये अपने देश में, यानी स्वदेश किसको कहते हैं? यानी स्वदेश, यानी स्वदेश में क्या करने का काम किए थे? तो वकालत। ठीक है, जो पॉइंट हम लिखते हैं उसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है? यही सब से बनता, और विशेषकर ऑब्जेक्टिव से कोई फायदा नहीं है। यानी बाबा साहब जो है स्वदेश में, स्वदेश का मतलब अपने खुद के देश में वकालत का काम किए थे। आगे कहते हैं कि समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने का काम किए थे। यानी और समाज में इन्होंने क्या किए थे? तो समाज में बहुत ही सक्रिय व्यक्ति रहते थे, राजनीतिक में बहुत सक्रिय व्यक्ति रहते थे। अगर सोचो कि उस समय अगर बाबा साहब को कुछ बना दिया जाता, प्रधानमंत्री बना दिया जाता, हालांकि उस समय बहुत ही योग्य व्यक्ति थे भीमराव अम्बेडकर जी, प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, लेकिन राजनीतिक की वजह से इनको बनाया नहीं गया था। अगर बना दिया जाता तो और कुछ हमारे भारत विकास कर सकता था। ठीक है, तो इनको बनाया नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, नहीं बनाया गया तो अब आगे आते हैं। तो इन्होंने राजनीतिक में बहुत सक्रिय भूमिका रहे, और इन्होंने क्या किया? अछूतों के लिए, यानी छुआछूत की भावना को मिटाया। क्योंकि पहले जो था, इन लोगों की जाति को, दलित जाति को कहा जाता है जो स्वर्ण जाति होते हैं। यानी ऐसे तो जब हम लोग राजनीतिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जाति को 4 भागों में बांटा गया था। तो जो स्वर्ण जाति था ना, वो दलित जाति को, पिछड़े जाति को देखना नहीं चाहता था। आज भी वही हाल है, आज भी देखिएगा तो दलित जाति को और जो स्वर्ण जाति है वो दलित जाति को, पिछड़ा जाति को देखना नहीं चाहता। आज तो अगर कोई दलित जाति या स्वर्ण जाति, पिछड़ा जाति है, आज उन्हें आगे निकलने लगे या कुछ बोल दे तो कह देगा कि ये राम विरोधी है, ऐसे है, वैसे, पूरा एकदम कुछ कर देगा, बदनाम करने के चक्कर में रहेगा। तो स्वर्ण जाति को पहले भी दबदबा था, आज भी है, लेकिन आज बहुत हद तक कम गया। तो इन्होंने क्या किया कि अछूतों के लिए लड़ाई लड़ते थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। स्त्रियों के लिए लड़ाई लड़ते थे, यानी महिलाओं को जो मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते थे, और मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते थे कि जो मजदूर है उनको जो हक नहीं मिल रहा उसको हक दिलाने का काम करते थे, और जो मजदूर है उनको जो मान सम्मान होता वो दिलाने का काम किए थे। तो कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। कहते हैं कि दिलाए। उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। यानी कहते हैं कि और इनका 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। कितने प्रेरक व्यक्ति? प्रेरक व्यक्ति किसको कहते हैं? यानी प्रेरक व्यक्ति हम उसको कह सकते हैं जिनसे कुछ सीखने को मिलता है। जैसे तुम अगर मान लीजिए कि तुमको अगर कोई अच्छा रास्ता पर ले जा रहा है, तुमको कोई कुछ सिखलाया, उससे तुम अच्छा कर गया तो तुमको प्रेरक हो गया, तो अपने उसको प्रेरक मान सकता है। यानी जिसको से जो व्यक्ति कुछ सीखता है उनको क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। ठीक है, तो इनका 3 प्रेरक व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति से सीखे थे। वो थे, एक तो बुद्ध थे, दूसरा कबीर थे, और तीसरा क्या थे? ज्योतिबा फूले थे। ये तीनों अपने आप में महान व्यक्ति हैं। पहला कौन थे? बुद्ध, दूसरा क्या थे? कबीर, और तीसरा क्या थे? ज्योतिबा फूले। ये इस पर स्टार पॉइंट लगा लेना, इस पर क्या कर लेना? स्टार पॉइंट लगा लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखिएगा। अगर बाबू वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक करो या ना करो, शेयर करो या ना करो, सॉरी, यानी सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन एक पर शेयर करो। बच्चों को बतलाओ कि हाँ, क्या पता कि तुमको शेयर करने से क्या हो सकता, वो पढ़ सकता है। जब हम पढ़ते थे तो जब हमारा लॉकडाउन में पढ़ाई हुआ, हमको ज़्यादा दिन नहीं होता पढ़ना, तो लॉकडाउन में हम जब पढ़ते थे तो हमारे सामने भी एक टीचर की कोच आया, वीडियो आया, तो हम उसको जानते नहीं थे, लेकिन कोई दोस्त हमारा शेयर किया कि चलो शेयर करके देखते, क्या पता उसको अच्छा जाए। और हमको बहुत अच्छा लगा था जब हम पढ़ते उस समय थे। ठीक है, तो सोचो उसी प्रकार से तुम शेयर करो, क्या पता किसको कौन सा चीज़ अच्छा लगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माना है, किसको कौन सी बातें अच्छा लगता है ये कोई लिमिट नहीं है। किसी को गाली भी अच्छा लगता है, किसी को अच्छी बात भी अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से तो शेयर किया कीजिए, और कम से कम हम लोग कुछ छोटे चैनल को भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए। कहते हैं कि इनका 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान के
सॉरी आगे चलते हैं। हाँ, भारत के संविधान निर्माण की उसकी महती भूमिका एवं एकनिष्ठा संपन्न के कारण हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता का श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भीमराव अम्बेडकर जी को यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता कहते हैं। भारतीय संविधान के जो रचयिता हैं उनको किनको कहा जाता है? बाबा साहब को कहा जाता है। कहा पूछा जाएगा कि बताओ कि भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। कहते हैं कि अब इनका निधन जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। इनकी निधन कब हुई थी? दिसंबर 1956 में। अगर पूछा जाए कि कहाँ, तो इनकी जो निधन हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी लिख लेना कि इनकी निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। और कहते हैं कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी, यानी अनेक पुस्तकें लिखे, अनेक कविताएं भी लिखने का काम किए। रचना जिसको कहते हैं, अनेक रचना लिखने का काम किए थे, जिसमें इनकी प्रमुख रचना ये सब था। प्रमुख रचना मतलब कि जो फेमस था। ऐसे तो बहुत सारी रचनाएं लिखने का काम किए थे, लेकिन जो फेमस रचने थे उसमें था द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज। ठीक है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको बाद सब समझाते हैं कि ओवर राइटिंग होगा। ठीक है, ले लिया? बता जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो। तो कुछ कहता है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स। चौथा है हु आर दे। पांचवा है हु आर शूद्राज। छठा है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। सातवां है बुद्धा एंड हिज धम्मा। आठवां है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। नौवां है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और 10वां है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगर बात करें कि सर इतना याद करेंगे, नहीं, इतना याद करने की जरूरत नहीं। तुम स्टार लगा सकता है द कास्ट इन इंडिया पर, सॉरी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर लगा सकता है। तुम लगा सकता है हु आर सुधराज पर, हु आर दे पर, द अनटचेबल्स पर। ठीक है, और बुद्ध एंड हिज धम्मा पर लगा सकते। ये जो है जिन पर हम जो बताए वो ज़्यादा बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि और कोई नहीं पूछा जाता, लेकिन जिस पर हम डबल टिक कर रहे हैं वो है जो कुछ क्या आता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं इनके द्वारा। यानी ऐसे पूछा जाए। आगे बताते हैं। कहते हैं कि ये सब है जो लिखा गया था, उनका संपूर्ण बांडमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण बांडमय नाम से 21 खंड प्रकाशित हुए थे। यानी एक स्टार पॉइंट और कर सकता है कि इनकी जो संपूर्ण खंड थे, संपूर्ण खंड को 21 भागों में प्रकाशित किया गया था। यानी 21 भागों में बांट करके इनको पूरे किताब को कुछ किए गए थे, प्रकाशित किया गया था, यानी जारी किया गया था। आगे कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण है। यानी ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है ना, एक प्रकार के क्या है, भाषण है। और ध्यान से सुनिएगा, यानी ये भाषण है। ठीक है, एक मिनट। ये जो हम लोग श्रम विभाजन एवं कुछ पढ़ने वाले बाबू, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पूछा जाएगा, आगे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। कहते हैं यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद उच्च भेद के कीमती संपादन से लिया गया है। यानी ऐसे समझो, ये जो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से कुछ किया गया, लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक प्रकार के क्या है, भाषण है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किस प्रकार की विद्या है, तो ये भाषण है। इसीलिए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा भी क्या हो जाएगा, एक भाषण हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाषण था। उसके बाद कहते हैं कि ये जो था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इनको हिंदी करने वाले व्यक्ति अगर कोई थे, हिंदी करने वाला अगर कहीं पूछ लिया जाए कि बताओ कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किसने किया, यानी हिंदी में बदलने का काम किसने किया, तो वो किए थे ललाई सी यादव। ठीक है, किसने किए थे बाबू, ललाई सी यादव ने है जो इनको हिंदी
रूपांतरण करने का काम करते हैं। रूपांतरण मतलब क्या होता है, यानी रूपांतरण मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में क्या कर देना, बदल देना। जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन इनको कुछ यूँ बदले हिंदी में। बदलने वाला व्यक्ति कौन थे, तो ललाई सिंह यादव। आगे बताएंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण कैसा था, क्यों था, कैसा कहाँ था। कहते हैं कि ललाई सिंह यादव ने इनको संपादित किए। यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर में वार्षिक सम्मेलन 1956 के अध्यक्ष भाषण के रूप में तैयार किया गया था। ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है, ये 1936 में दिया जाने वाला था। 1936 में लाहौर में देने वाले थे कोची पर, जाति पाति पर, कि जाति को तोड़ो, जाति को छोड़ दो, मतलब जाति को तोड़ो मतलब जाति को खत्म करो, जाति पाति की भावना को छोड़ करके हम लोग एक होते हैं। और ये जो भाषण दिए जाने वाला था, कहाँ दिए जाने वाला था, तो दिए जाने वाले थे लाहौर में। कहाँ दिए जाने वाले थे, लाहौर में दिए जाने वाले थे। और कब दिए जाने वाले थे, तो 1936 में। देखो हमारा जो लाहौर था 1936 में हमारा भारत का ही भाग था, लेकिन जब 1947 में हमारा भारत का हुआ, विभाजन हुआ, तो लाहौर चला गया कहाँ, पाकिस्तान में। अभी लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। वही नंगा भूखा भिखमंगा जिनसे हम लोग तुलना नहीं करें। पाकिस्तान को तो नाम लेने में हमको शर्म लगता है। उस व्यक्ति को नाम ले ही का कोई फायदा है, वो कोई फायदा नहीं, उसका नाम ही नहीं लेना है। वो कोई व्यक्ति की तुलना किससे करे, तुलना करना तो अमेरिका से करो, तुलना करना तो चाइना से करो, ऐसे लोगों से करो। अब जो अपनी नीच है, जो अपनी नंगा भूखा भिखमंगा है, उससे हम तो तुलना करने में भी हमें शर्म लगता है, तो उसको छोड़ दो। तो 1936 में क्या है, 1936 में हम लोग क्या करने वाले थे, सॉरी हम लोग नहीं, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर है जो भाषण देने वाले थे, लेकिन ये भाषण दिया नहीं गया। कारण क्या है कि स्वर्ण को इससे चिढ़ था कि बाबू अगर ये सब उठ जाएगा जाति से, तो इन हम लोगों का काम कौन करेगा। पहले स्वर्ण जाति जो थे, पिछड़े जाति से स्वर्ण जाति कौन होता है, स्वर्ण जाति होते हैं जैसे राजपूत, भूमियार लोग, ये सब होते हैं जो स्वर्ण जाति, ब्राह्मण लोग, ये सब स्वर्ण जाति माने जाते हैं, क्षत्रिय जाति माने जाते हैं। तो कहने का मतलब इन लोग है जो हम लोग को शोषण करते थे, ठीक है, हम लोग को शोषण करते थे, हम लोग से काम करवाया करते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ऐसे कैसे होगा कि दलित ही काम करेगा, तुम लोग नहीं करेगा, या ऐसे करेगा, तुम लोग हमेशा कराएगा। तो इन्होंने है जो क्या किए कि भाषण दिए, अरे भाषण था लेकिन इनको भाषण देने नहीं दिया गया। आगे बताते हैं क्या होता है कि ये भाषण देने वाले थे 1936 में तैयार किया गया था, परंतु उनकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित कर दिया गया और यह पढ़ा नहीं जा सका। यानी देने वाले थे लेकिन उस सम्मेलन को कुछ कर देगा, स्थगित कर देगा, खत्म कर देगा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी इनको भाषण देने नहीं दिया गया। जिस दिन से वो है जो कुछ हुआ, वो भाषण वहाँ नहीं पढ़ पाया। परंतु बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छाप दिए। लेकिन फिर क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि चलो भाई भाषण नहीं दिया गया, तो चलो इसको हम कुछ करते हैं, किताब में छाप देते हैं, ताकि लोग पढ़े, जागरूक हो और जाति पाति को खत्म करें। कहते हैं कि पढ़ा ना जा सका, बाद में उसे बाबा साहब ने स्वतंत्र पुस्तक में छाप दिए। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा का मानवीयता, नरसिंह एवं न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। यानी इन्होंने श्रम विभाजन, अभी हमें ध्यान देना है, अब चैप्टर पढ़ना। कहता है श्रम विभाजन किसको कहते हैं, श्रम विभाजन हम उसको कहते हैं, श्रम मतलब होता है काम, श्रम मतलब क्या होता है, काम होता है, श्रम मतलब होता है काम, और विभाजन का मतलब होता है बांटना। यानी काम को बांटना किसके आधार पर, जाति प्रथा, यानी जाति के आधार पर कुछ कर दो, काम को बांट दो। जैसे ऐसे समझो, मान लेते हैं कि हम यादव हैं, तो हमको कुछ यादव को कहा जाता है कि कुछ करेगी, दूध बेचेगा। जैसे कोई लोहार है तो लोहार को कुछ कहा जाता है, तो लोहार जाति कुछ करेगा, लोहा काम करेगा। कोई है चमार जाति से, तो चमार जाति को काम कुछ है, जूता चप्पल सीना या गाय गोरू को ले जाना, हटाना। उसी प्रकार से डोम जाति के लिए कुछ कहा गया था कि इसको है ज़्यादातर, जैसे शादी विवाह में देखा होगा, पत्तल उत्तल उठाने का काम है जो डोम जाति को दिया जाता। तो यानी कुछ कहा कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यानी काम को कुछ क्या देगा, विभाजन कर देगा, कुछ के आधार पर, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर पहले लोग काम को बांट देते थे कि तू ही जाति से तो यही काम कर सकता। तो जैसे हम मान लें कि अगर हम मुसहर जाति से या चमार जाति से रहते, ठीक है, तो हम कितनों भी तेज हैं तो हम पढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि हमको पैसा नहीं था। हमको पैसा था
गाय गोरू का काटना, चीरना, फाड़ना, ये हमारे पेशा बना दिया गया था। तो सोचो कि पहले जाति के आधार पर काम को बांट दिया गया था, कितना क्रूर था, एक सोच नहीं सकता। जितना ज़्यादा इन लोगों के साथ, हम लोगों के साथ शोषण किया जाता था, किसके साथ, कौन, किसके द्वारा, तो स्वर्णों के द्वारा किया जाता था। कहते हैं कि जाति प्रथा के विषमता के सामाजिक आधारों, रूढ़ि पूर्वक और लोकतंत्र के लिए वही अव्यवस्था प्राकृतिक पर भी यहाँ संभारित विभेद और दृष्टिकोण से भरा। भारतीय लोकतंत्र की भावी नागरिक के लिए यह उल्लेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। और कहते हैं कि यह जो कहानी है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है, सीखने की योग्य है। हर व्यक्ति को जाति प्रथा के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हाँ जाति प्रथा सही है या गलत है। क्योंकि देखो यानी बाबा साहेब भी मानते थे कि श्रम विभाजन अच्छा है, लेकिन श्रमिक विभाजन अच्छा नहीं है। अब एक होता है श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन। देखो एक मिनट हाँ समझ लेता है, श्रम विभाजन एवं श्रमिक विभाजन, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि एक है क्या, श्रम विभाजन, और दूसरा क्या है, श्रमिक विभाजन। क्या है, श्रमिक विभाजन। देखो श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है, श्रम का मतलब होता है काम, ठीक है, और विभाजन का मतलब तो जान ही रहा है, बांटना, ठीक है। श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, वो जो होता है मजदूर, और विभाजन मतलब बांटना। अब ऐसे सोचो, यानी काम को बांटना गलत नहीं था, श्रमिक को बांटना यानी मजदूर को बांटना गलत था। यानी बाबा साहब कहते हैं कि श्रम को बांटना गलत नहीं था, श्रमिक को बांटना गलत था। अब कैसे सर, श्रम को बांटना गलत नहीं है लेकिन श्रमिक को बांटना कैसे गलत हो गया? हाँ देखो, श्रम मतलब काम, काम को बांटना है, जो कुछ हो गया वो गलत नहीं है। कैसे जो बताते हैं, मान लो तो कि अगर एक पूजा हो रहा है, ठीक है, सरस्वती पूजा हो रहा है, मान ली, ठीक है, सरस्वती पूजा हो रहा है, उसमें हम कहें कि देखो बाबू कि एक बच्चा है जो बांस लाएगा, एक बच्चा जो पंडाल बनाएगा, एक बच्चा जो पूरा रूम को साफ कर दो, और कोई बच्चा है जो प्रसादी बना दो, कोई बच्चा है जो मूर्ति ले लो। ऐसे करके सबको अपना अपना काम बांटते हैं। तो काम बांटने से क्या होगा कि काम अच्छा होगा, कुशल होगा। लेकिन अगर हम कहते कि नहीं एक ही बच्चा सब काम करेगा तो अच्छा से काम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे सबको काम बांट दिए तो सब अपना मन तन से काम कर रहा। कोई को अगर मूर्ति लाना तो मूर्ति अच्छे से लाएगा, किसी को बांस काटने का रहे तो बांस अच्छा से काटेगा, पंडाल बनाने का रहे तो पंडाल अच्छा से बनाएगा, प्रसादी बांटने का रहे तो प्रसादी अच्छा से बनाएगा। लेकिन अगर इसी को कहते कि नहीं बाबू तू ही को प्रसादी बनाओ, तू ही काम करो, तू ही रूम साफ करो, तू ही सब कुछ करो, तो काम अच्छा से कर पाता क्या? नहीं कर पाता। तो काम को बांटना अच्छा बात हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बात हुआ। यानी श्रम को बांटो, काम को बांटो, वो अच्छा होगा। लेकिन कहा दिया श्रमिक विभाजन, श्रमिक मतलब मजदूर। अब इसको समझते हैं श्रमिक विभाजन कैसे, जैसे हम कह दें कि नहीं देखो मूर्ति में वही सटेगा जो स्वर्ण रहेगा, यानी जो अच्छा व्यक्ति रहेगा, पिछड़ा लोग नहीं सटेगा। तो कैसा लगता है, उस जो पिछड़ा लोग अगर यहाँ पढ़ता, उसको मूर्ति बैठाने का मन रहता तो उसको तो एहसास होता, चोट लगता कि हमको देखो तो हम पिछड़ा होने के कारण हमको मूर्ति में सटने नहीं दिया जा रहा। कहें कि प्रसादी वही बांट सकता जो स्वर्ण रहता, क्या उसको ठीक लगता? पूजा वही कर सकता है जो स्वर्ण रहता, क्या उसको ठीक लगता? नहीं ठीक लगता। तो कहने का मतलब कि तुम काम बांटा, अच्छा बात है, काम बांटने से अच्छा काम होता है, योग्य काम होता है। लेकिन श्रम को बांटने से यानी श्रमिक को बांटने से, मजदूर को बांटने से क्या होती है? जातिवाद उत्पन्न होती है। इसीलिए काम को बांटना गलत नहीं है, बल्कि मजदूर को बांटना यानी श्रमिक को बांटना गलत बात है। ठीक है, तो ये था पूरा संपूर्ण क्या बाबू, ये था पूरा संपूर्ण कवि परिचय यानी सॉरी लेखक परिचय, यानी लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इनके बारे में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे कुछ अगला चैप्टर, अगला वीडियो में जो पढ़ेंगे, यानी श्रम विभाजन का संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इसको है जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ध्यान से इस सब जो बातों है जो खाली समझाया, इस सब बातों को लिखना नहीं है। बाकी जो मेन जो था वो बता दिए हैं, लिख दिए हैं। बाकी फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा, लेकिन जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय।